जेठ का महीना और आग उगलता हुआ सूरज। ऐसे गर्म मौसम में रमेश जी आंगन में रखी हुई चारपाई पर लेटे हुए थे। पसीने से तरबतर आसमान की ओर निहारते हुए वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करते हुए लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब थी। नींद आती भी तो कैसे? सुबह से अन्न का एक दाना उनके मुंह में नहीं गया था। अब तो उनके पेट की आंतें भी सिकुड़ने लगी थीं। रमेश जी धीरे से उठे और रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगे, लेकिन खाने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर थोड़ा सा दूध पीने की इच्छा से उन्होंने फ्रिज खोला तो दूध का बर्तन भी खाली पड़ा था। बुझे मन से रमेश जी एक गिलास पानी पीकर ही वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गए। एक ओर तो इतनी भयंकर गर्मी और दूसरी ओर भूख। परेशान होकर बस दाएं बाएं करवट बदल रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब बहू उन्हें खाने के लिए कुछ दे। रमेश जी के कमरे में पंखा नहीं लगा था, जिस कारण वो आंगन में चारपाई पर सोते थे। वहीं दूसरी ओर उनके बेटा बहू अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। कल रात को बेटा बहू संजीव और सरिता दोनों शादी में गए हुए थे और रात को वहीं से डिनर करके लौटे थे। रमेश जी के लिए उनकी बहू ने सुबह की बची 2 बासी रोटियां रख दी थीं और अपने ससुर से ये कहकर चली गई कि चाय बनाकर उसके साथ वो रोटियां खा लेना। अक्सर ऐसा ही होता था। उनकी बहू सरिता रात की बची हुई रोटियां रमेश जी को खाने में दे दिया करती थी और अब तो रमेश जी को इसकी आदत भी पड़ चुकी थी। बहू के कहने पर उन्होंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और बेटा बहू शादी की दावत खाने चले गए। रात के समय जब रमेश जी को भूख लगी तो खाना लेने के लिए वो रसोई में गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला तो देखा कि रोटियों में से बदबू आ रही थी, लेकिन भूख भी बड़े जोरों की लग रही थी। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो खाने को कुछ नहीं दिखा। रात के करीब 12 बजे बेटा बहू शादी से घर वापस लौटे, लेकिन रमेश जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बहू को इस समय खाना बनाने को कहें। इसलिए वे चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटे रहे और बेटा बहू अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, रमेश जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई। सुबह कुकर की सीटी बजने के साथ उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू सरिता रसोई घर में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से रमेश जी की भूख और भी तेज हो गई। दिल को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। ये सोच ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में कड़कती हुई जोरदार आवाज आई और वे अंदर तक कांप गए। कितनी देर लगा दी आपने उठने में? इतनी देर तक भी कोई सोता है क्या? रमेश जी ने अपनी बहू की ओर देखा तो गर्म चाय का प्याला रमेश जी के हाथ में थमाते हुए बोली, जल्दी से ये चाय पीजिए और घर के काम में मेरी मदद करवाइए। 2 दिन के मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो दीजिए और छत पर सूखने डाल दीजिए। और जब ये काम हो जाए तो सारे घर की झाड़ पोंछ भी करनी है। और हाँ, जरा तेजी से हाथ चलाना, घर पर मेरे मायके वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निपट जाना चाहिए। एक के बाद एक बहू बातें बोलती जा रही थी, लेकिन रात से भूखे रमेश जी बहू के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाए। 1 कप चाय पीकर ही अपने आप को दिलासा दिया और बाथरूम में रखे कपड़े धोने के लिए चले गए। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उनसे इतना काम नहीं किया जाता था, परंतु वो मजबूर थे। सारा काम करने के बाद रमेश जी हांफते हुए अपनी बहू के पास आए और बोले, बहू, घर का सारा काम मैंने कर दिया है। अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रात से कुछ नहीं खाया। रात को जो तुम रोटियां खाने के लिए रख कर गई थी, सुबह से बनी होने के कारण उन रोटियों में से बदबू आ रही थी, इसलिए मैं उन रोटियों को नहीं खा पाया। तभी बहू तपाक से बोली, अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? हे भगवान, अब ये इल्जाम लगाना भी बाकी रह गया था मुझ पर। शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मेरे मायके वाले आकर खाना नहीं खा लेते तब तक मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। अरे, अगर खाना कम पड़ गया तो? अगर कुछ बच गया तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। और अब यहाँ मेरे सर पर मत खड़ी रहिए। ऐसा कहते हुए सरिता ने रमेश जी के हाथ में एक बिस्कुट का पैकेट थमाया और बोली,
अपने कमरे में जाकर इन्हें खा लेना और जब तक मेरे मायके वाले आकर चले नहीं जाते तब तक वहीं बैठे रहना। यहाँ इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आंगन में से अपनी चारपाई भी उठा लीजिए। घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा हुआ है आपने। रमेश जी का मन तो हुआ कि अपनी बहू की कड़वी बातों का मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गए कि बेटे के आते ही बहू हंगामा खड़ा कर देगी और बेटा संजीव भी बहू की बातों में आकर फिर से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आने की धमकी देने लगेगा। जब से बेटे की शादी की है उसे अपने बूढ़े बाप की तकलीफें नजर कहाँ आती हैं। वो तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही बातें सुनता है। इसलिए रमेश जी ने चुपचाप चारपाई उठाकर अपने कमरे में रख दी और वहीं आकर बैठ गए। सोचने लगे कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थीं, तब जाकर हमारा बेटा संजीव हमें मिला था। और हम लोग तो यही सोचते थे कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी लाठी बनेगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी के अलावा ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही उसकी बातों के अलावा कुछ सुनाई देता है। कभी एक पल भी निकालकर मेरे पास बैठकर इतना तक नहीं पूछता कि पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं। अब तो जब भी मुझसे कुछ बोलता है बस आग ही उगलता है। बेटा बहू जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी मुझे खा जाएंगे। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे के लिए? अरे था ही क्या मेरे पास सिर्फ 2 कमरों का घर और एक छोटी सी खिलौनों की दुकान। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए एक बड़ा कारोबार खड़ा करूंगा। इसलिए उसके होने के बाद मैंने दुगनी मेहनत की और लगातार 10 साल की मेहनत से एक छोटी सी दुकान शोरूम में बदल ली। उसके लिए बड़ा सा घर बनवाया, व्यापार की एक एक बारीकी उसे सिखाई, जिसके कारण आज संजीव एक अच्छा व्यापारी बना बैठा है। और तो और उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी भी करवा दी। बहू घर में आ गई, सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। मेरी पत्नी शारदा भी कितनी खुश थी। शारदा जब तक जिंदा थी सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उसे डेंगू बुखार हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद शारदा मुझे छोड़कर चली गई। जब तक शारदा मेरे साथ थी तब तक मैं इस घर का मुखिया हुआ करता था। बेटा बहू कितना मान देते थे मुझे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं दुकान संभालता था और मेरी पत्नी अपनी बहू के साथ घर के सारे काम संभाल लेती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो जैसे बेटा बहू पर बोझ बन गया। धीरे धीरे बेटे ने दुकान पर कब्जा किया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे एक कमरे तक सीमित कर दिया। अपने ही घर में मैं कहीं आ जा नहीं सकता। कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत क्या खराब हुई, बेटे ने तो मुझे दुकान पर बैठने से ही मना कर दिया, ये कहकर कि आप बूढ़े हो गए हैं, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा। अब दुकान पर आपकी कोई जरूरत नहीं है, दुकान में बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने दुकान पर कब्जा जमा लिया। जेब में कुछ रुपए होते तो बाहर से ही खाने को कुछ खरीद लेता, लेकिन बेटा मुझे 1 रुपया तक नहीं देता और बहू खाने को कुछ नहीं देती। सोचते सोचते रमेश जी फूट फूट कर रोने लगे। रमेश जी की पत्नी शारदा को गुजरे हुए 10 साल बीत चुके थे और बेटे बहू का रवैया दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। रमेश जी के बेटे ने उन्हें बूढ़ा करार देकर दुकान आने से तो मना कर दिया, लेकिन बहू अपने बूढ़े ससुर से घर के सारे काम करवाने लगी। घर की साफ सफाई, जूठे बर्तन और कपड़े तक उनकी बहू उनसे धुलवा लेती है और यदि वे कुछ कहते हैं तो घर में कलह कलेश शुरू कर देती है। और इसी कलेश की वजह से रमेश जी आज तक चुपचाप काम करते आ रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ उनके बेटे और बहू का व्यवहार तो बद से बदतर होता जा रहा था। उनके बेटे और बहू को उन पर इतनी भी दया नहीं आती कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, घर का इतना काम वो कैसे कर पाएंगे। रमेश जी का एक पोता रोहित भी है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया है। जब उनका पोता छोटा था तब रमेश जी अक्सर उसके साथ खेल कूद किया करते थे और उनके पोते को भी अपने दादाजी के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर दादाजी कभी उसे पार्क में घुमाने ले जाया करते तो कभी बाजार में। दादा पोते में इतना प्यार था कि जब तक रात में अपने दादाजी से वो कहानी नहीं सुन लेता था तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी।
स्कूल से आने के बाद भी रोहित अपने स्कूल की सारी बातें अपने दादाजी के साथ साझा किया करता था। रोहित बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए स्कूल खत्म होते ही माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। जब से रोहित पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, तब से रमेश जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि एक उनका पोता ही था जिसके संग बात करके रमेश जी अपने सारे गम भूल जाया करते थे। रोहित ही अपने दादाजी की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखा करता था। अपने कमरे में बैठे रमेश जी अतीत के पन्ने पलटते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वो अपनी यादों के समुद्र से बाहर आ गए। वे समझ गए थे कि बहू के मायके वाले आ चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलकर कुछ भी देखने की इजाजत नहीं थी। बाहर से खूब हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं और जोर शोर से नाश्ता पानी भी चल रहा था। रात से भूखे रमेश जी अपने कमरे में बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब बहू के मायके वाले खाना खाएं तो उन्हें भी कुछ खाने को मिले। बहू के मायके वालों को आए कई घंटे हो चुके थे। सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया और सब उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। उधर रमेश जी पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब तो पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए पानी लेने के लिए जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर रसोई में गए, तभी रसोई में खड़ी बहू की माँ बहू से बोली, अरे सरिता, तू अपने ससुर से भी कुछ काम काज करवाती है या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हैं? नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं, अब ये बूढ़े हो चुके हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कामकाज तो करवा लेती हूँ। बैठे बैठे मुफ्त में खाना थोड़े ही खिलाऊंगी। बातें करते हुए दोनों हंसने लगी और बाहर चली गईं। रमेश जी रसोई में खड़े खड़े अपनी बहू और समधन की बातें सुन रहे थे। उनके शब्द रमेश जी के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि दिल तो करता है अभी बोल दूं कि मैं तुम लोगों की कमाई नहीं खा रहा, ये दुकान, ये बड़ा सा घर, सब कुछ मेरा खरीदा हुआ है। सोचते सोचते रमेश जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और रसोई घर में चारों तरफ पानी फैल गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर बहू भागती हुई आई और रसोई घर में चारों तरफ पानी गिरा देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती? जब मैंने आपको रसोई में आने से मना किया था, फिर क्यों आए रसोई में? पूरी रसोई गंदी कर दी। चलिए अब जल्दी से सफाई कीजिए। बहू का इस तरह से जोर जोर से चिल्लाना क्या कम था कि उनका बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ आया, पिताजी, जब सरिता ने आपको यहाँ आने से मना किया था तो फिर रसोई घर में क्यों आए? अरे पूरे घर में इधर उधर घूमना क्या जरूरी है आपका? एक जगह पर बैठा नहीं जाता आपसे? सारा मजा खराब कर दिया। ऐसा कहते हुए बेटा बहू पैर पटकते हुए चले गए। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना अपने ही बच्चों से जिल्लत भरी बातें सुनने का दर्द था। आज रमेश जी पूरी तरह से टूट चुके थे। भरी आंखें लिए कांपते हुए हाथों के साथ उन्होंने रसोई साफ की और नजरें झुकाए अपने कमरे में चले गए और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगे। खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए और रमेश जी अभी तक अपने खाने का इंतजार कर रहे थे कि बहू कुछ खाने को दे, लेकिन बहू तो रसोई बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। रमेश जी बहू को आवाज देते हुए बोले, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तो बेटा बहू दोनों ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी, आज आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस घर में रहना है तो तमीज से रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे की ये बातें सुनकर रमेश जी अंदर तक पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं, लेकिन अब ये अपमान भी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपना संदूक खोला। संदूक में उनके पुराने पर्स में कुछ पैसे रखे थे। वो पैसे निकालकर उन्होंने अपनी जेब में डाले और अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। बेटे बहू ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने रोककर इतना नहीं पूछा कि पिताजी कहाँ जा रहे हो। रमेश जी की जेब में कुल मिलाकर 100 रुपए पड़े थे। चलते हुए वो सोचते जा रहे थे कि इन 100 रुपए से वो क्या कर सकते हैं।
भूख भी बड़े जोरों से लगी थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले 50 रुपए में एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया और पेट की भूख शांत की। रमेश जी शुरू से ही एक सफल व्यापारी थे। वो बूढ़े जरूर हो चुके थे, लेकिन दिमाग अब भी बिजनेसमैन वाला ही था। बाकी के बच्चे 50 रुपए हाथ में लेकर सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भूखे पेट न सोना पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने बचे हुए पैसों से कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे और एयरपोर्ट के बाहर जाकर आने जाने वालों को चिप्स बेचने के लिए खड़े हो गए। काफी देर तक चिप्स खरीदने के लिए कोई नहीं आया। गर्मी में खड़े खड़े वो पसीने से भीग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे उनके चिप्स के पैकेट बिकने लगे और शाम होने तक सारे चिप्स के पैकेट बिक गए और उन्हें 50 रुपए का फायदा भी हो गया। रात होने को थी तो घर लौटते हुए उन्होंने रास्ते में ढाबे से खाना खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर बहू तो खाने को कुछ देने वाली नहीं है, इसलिए खाना खाकर वो घर लौट आए। अब हर रोज रमेश जी ऐसा ही करने लगे। वो बूढ़े जरूर हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सुबह घर के सारे काम करने के पश्चात रमेश जी रोजाना चिप्स के पैकेट बेचने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाकर खड़े हो जाते। बेटा बहू तो वैसे भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो उनसे कभी नहीं पूछते कि आप इतने समय के लिए कहाँ जाते हैं। रमेश जी के पास अपना खर्च करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे और उन्हीं पैसों से वो भर पेट खाना भी खा लेते और कुछ पैसे बचा भी लेते। अब उन्हें हर छोटी मोटी चीज के लिए अपने बेटे बहू के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते थे। ऐसा करते करते 8 महीने बीत गए। इस बीच रमेश जी के पोते रोहित की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और अब वो अपने मम्मी पापा और दादाजी को सरप्राइज देने के लिए इंडिया वापस आ रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहा था कि मुझे अचानक अपने सामने देखकर मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे और दादाजी वो तो मुझे गले से लगा लेंगे। आखिर इतने सालों बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे। रोहित के साथ उसका एक दोस्त भी इंडिया वापस आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। रोहित अपने दोस्त को अपने दादाजी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसके विदेश जाने की बात सुनते ही उसके दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे और आज उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके दादाजी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। जैसे ही रोहित अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहीं गेट के बाहर उसके दादाजी दिख गए। वो वहां बहुत से चिप्स के पैकेट हाथ में लिए बेच रहे थे और रह रहकर अपने रुमाल से अपना पसीना भी पोंछ रहे थे। उसी समय रोहित के दोस्त ने उससे कहा, रोहित ये तो तुम्हारे दादाजी लग रहे हैं। वे दोनों रमेश जी के नजदीक गए। जाकर देखा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो सचमुच उसके दादाजी ही थे। दादाजी आने जाने वाले लोगों को बुलाकर चिप्स के पैकेट खरीदने की गुजारिश कर रहे थे। जैसे ही रोहित उनके पास गया तो बिना देखे ही उन्होंने उससे बोला, ये चिप्स खरीद लो बेटा, बताओ कौन सा चाहिए। रोहित की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भरे गले से वो बोला, मुझे तो बस मेरे दादाजी चाहिए। अपने पोते की आवाज सुनकर रमेश जी ने जैसे ही नजरें उठाई तो सामने उनका पोता खड़ा हुआ था। दोनों दादा पोता एक दूसरे से खूब कसकर गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। पास में खड़ा रोहित का दोस्त भी ये सारा नजारा देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। फिर रोहित ने अपने दादाजी की ओर गौर से देखा। वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। उनके चेहरे को देखते ही वो समझ गया कि उन पर वेदनाओं के पहाड़ टूट पड़े हैं। भरे गले से पूछा, दादाजी लेकिन आप यहाँ ऐसी हालत में चिप्स क्यों बेच रहे हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। अब आपको चिप्स बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको ये सब करने से मना नहीं किया? देखिए तो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है और आप पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अपनी दादी को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ। आज इतने दिनों के बाद अपने पोते के मुंह से अपनापन और प्यार भरे शब्द सुनकर रमेश जी फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही रमेश जी ने अपने पोते को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया तो रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा।
आज तक वो अपने जिन माता पिता को भगवान का दर्जा देता आया था, उनकी करतूत सुनकर वो दंग रह गया था। इंसान के वेश में कोई शैतानों वाली हरकत भी कर सकता है, उसे ये बात मालूम नहीं थी। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि जिन लोगों ने उसके दादाजी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, उन्हें वो सबक सिखाकर रहेगा। लेकिन उससे पहले वो अपने दादाजी को एक बढ़िया से होटल में लेकर गया और वहां पर उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसके बाद उस होटल में उनके लिए एक आरामदायक कमरा बुक करवा दिया और उनकी सभी ज़रूरत की चीज़ें उनके पास रखवा दी। थोड़ी देर उनके साथ समय बिताया और फिर बोला, दादाजी आप यहाँ आराम से रहिए, मैं बीच बीच में आकर आपसे मिलता रहूँगा। आपके लिए खाना वेटर आपको आपके कमरे में देकर जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर रोहित अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही रोहित घर पहुंचा तो उसे अपने सामने देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और बोली, अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम भारत वापस आ रहे हो। तुम हमें बताते तो हम तुम्हारे स्वागत की अच्छी तैयारी करके रखते। फिर रोहित अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, लेकिन अगर मैं पहले बता देता तो मैं वो सब कैसे देखता जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। तभी सरिता जल्दी से अपने पति को आवाज लगाते हुए बोली, अजी देखिए तो हमारा बेटा आया है, कुछ ही सालों में कितना बड़ा हो गया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए जैसे ही सरिता अपने बेटे को गले लगाने लगी, तभी रोहित ने अपनी माँ का हाथ पीछे झटक दिया और बोला, माँ पहले मुझे ये बताओ कि दादाजी कहाँ हैं, वो घर में नजर क्यों नहीं आ रहे। ऐसा कहते हुए वो अपने दादाजी के कमरे में चला गया, लेकिन दादाजी वहां नहीं थे। ये उसे भी मालूम था, वो तो बस अपने माता पिता के सामने नाटक कर रहा था। तभी सरिता घबराई से उसके पीछे पीछे आ गई और फीकी सी हंसी लिए हुए बोली, अरे बेटा, तुझे तो मालूम है तेरे दादाजी कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, बस सारा दिन खाते पीते रहते हैं और अपने कमरे में पड़े पड़े बोर होते रहते हैं। इसलिए हमने ही उन्हें कहा था कि कभी कभार बाहर भी चले जाया करो, नहीं तो हड्डियां जाम हो जाएंगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहित की हैरानी का ठिकाना न रहा। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन रमेश जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। तब रोहित ने अपने पिता से पूछा, पापा, दादाजी अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, कभी कभी तेरे दादाजी अपने दोस्त के घर चले जाते हैं तो वहीं पर 1-2 दिन लगा लेते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, रात बहुत हो चुकी है, तो अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह रोहित तैयार होकर अपने दादाजी से मिलने होटल निकल गया और वहीं बैठकर उनके साथ खाना खाया और अपने दादाजी को हिम्मत देते हुए बोला, दादाजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो अपने दादाजी को लेकर घर पहुंचा तो उनके बेटा बहू उन दोनों को एक साथ देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी सरिता ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हें दादाजी कहाँ मिले? तो रोहित अपने चेहरे पर नफरत लिए अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, आपने तो मुझे सही ढंग से बताया नहीं कि दादाजी कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने अपने दादाजी को ढूंढ ही लिया। बेटे की बात सुनकर दोनों माता पिता उससे नजरें चुराने लगे। रोहित बोला, शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपना माता पिता कहते हुए। कितने एहसान फरामोश लोग हैं आप, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि कल मैंने एयरपोर्ट के बाहर अपने दादाजी को चिप्स के पैकेट बेचते हुए देखा। अगर मैंने ये सब न देखा होता तो मेरे सामने आपकी असलियत आती ही नहीं। अरे कहा जाता है कि महिलाएं नरम दिल की होती हैं, लेकिन आप एक औरत होकर अपने पिता समान इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और पापा, आप अपने पिता को सता कर तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बेटा होते हुए आप अपने बूढ़े पिता की तकलीफ नहीं समझ पाए। कल को अगर यही सलूक मैं आप दोनों के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? और आप शायद ये भूल गए थे कि ये बड़ा सा घर और दुकान जिस पर आप कब्जा करके बैठे हैं वो सब मेरे दादाजी की है। और अपने उन्हीं पिता को आपने रात की बची सूखी रोटियां खिलाई, उनके कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाया। अरे ऐसा व्यवहार तो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता जैसा आपने अपने पिता के साथ किया है। इस बात की सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए।
उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर घर पर पहुंच गए। तभी रोहित बोला, यहाँ आने से पहले हमने आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। इंस्पेक्टर को देखते ही संजीव और सरिता पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसी समय एक जोरदार चांटे की आवाज आई और अपने गाल पर पड़े तमाचे के कारण संजीव जमीन पर गिर गया। तभी रमेश जी बोले, अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना ज्यादा बेहतर था। इन दोनों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिता के मुंह से ये बात सुनते ही वे दोनों माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती बाहर की ओर ले जाने लगे, तभी रमेश जी ने देखा कि उनके पोते की आंखों में आंसू थे। उसी समय वे बोले, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर ने संजीव और सरिता को चेतावनी देते हुए कहा, बुढ़ापा तो सभी को आना है। आज आपके पिताजी बूढ़े हैं, कल आप लोग भी बूढ़े होंगे और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए और रोहित अपने दादाजी के गले लग पड़ा। उस दिन के बाद से रमेश जी के बेटा बहू उनका खूब अच्छे से ख्याल रखने लगे। उनकी हर छोटी से छोटी जरूरत और खाने पीने का ध्यान वो बहुत अच्छे से रख रहे थे। अब रमेश जी अपने घर पर बहुत शांति से रहते और हर पल अपने पोते को दिल से आशीर्वाद देते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।